नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 12वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, बाल विकास का जो आप लोगों का जो विषय है ना, उसमें आप लोगों का जो वर्ग 3 का जो भी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना, सारी चीज़ को मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद ना आप लोगों का जो वर्ग 2 का है ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद जितने भी टॉपिक आप लोगों का बच गया है बाल विकास का ना, सारे टॉपिक को आप लोगों का ना क्लास बाय क्लास आप लोगों का वीडियो से उसका देखने को मिलेंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग ना थ्योरी प्लस एमसीक्यू का जो सीरीज़ है ना, मतलब जो क्लास है, उसको कंटिन्यू फिर से करते हुए चलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को एग्जाम से पहले ना मेरा ये दायित्व रहेगा कि मैं ये जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, चाहे वो वर्ग 2 के हो चाहे वो वर्ग 3 को हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना डायरेक्टली हम लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं ना बाल विकास के ना, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको जानते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये ट्राई करना है कि मेरे आंसर देने से पहले ना आप लोगों को खुद आंसर लेने की कोशिश करना है, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो। और उसके अलावा जब गलत होगा तो मैं तो आप लोगों को क्लियर बताऊंगा ही सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, और आज की क्लास ये जो खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के सर्च कर सकते हो बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा ना आप लोगों को ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप लोग डायरेक्टली ना आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करके इसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके ना दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों का क्लास मिले और अपनी जो प्रिपेयर है वो कर पाओ सीजीटेट एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा की भावना, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी एक दूसरे से शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, या ऑप्शन डी एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक दूसरे की शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दल शिक्षण में विकास करने की सामर्थ्य है, तो दल शिक्षण में विकास करने की सामर्थ्य कैसा सामर्थ्य होगा, वो एक दूसरे का जो शिक्षण है ना उसे परिपूर्ण मतलब पूरा करने की जो आदत है ना, वो दल शिक्षण में होता है। और दल शिक्षण क्या होता है ये आप लोगों को समझाओ ना। तो दल शिक्षण जो होता है वो एक कक्षा में ना जो एक शिक्षक होता है वो बच्चों को ना एक दल में मतलब एक समूह में ना डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करके ना उसको अलग अलग प्रकार से टॉपिक दे देता है। और टॉपिक देने के बाद उसको बोलता है कि आप ना इतने समूहों को ना ये जो टॉपिक है उसको ना पढ़ करके रिसर्च करके बहुत सारा अनुसंधान करके आप प्रेजेंट कीजिए। और किस प्रकार से प्रेजेंट करते हो ना, सारे समूह के ऊपर डिपेंड करता है बोल करके। तो सारे जो समूह है, सारे जो दल के जो मेंबर है, वो सारे लोग मिल करके ये जो टॉपिक है उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करेंगे क्या करेंगे, एक दूसरे में जो यो सूचना है उसको आदान प्रदान करेंगे। तो एक दूसरे का जो कौशल है वो ना सीखेंगे जी हैं, और एक दूसरे का जो ज्ञान है वो ट्रांसफर ही ना होगा है। तो दल शिक्षण का क्या फायदा होगा, दल शिक्षण का जो फायदा होगा वो कौशल का विकास हो पाएगा, और एक दूसरे का जो ज्ञान है उसका क्या किया जाएगा, तो एक दूसरे का ज्ञान है वो भी ट्रांसफर कर पाएगा। तो दल शिक्षण में क्या करेंगे, एक दूसरे का जो शिक्षण है ना उसको परिपूर्ण करने की आदत डेवलप होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थी कक्षा कक्ष में स्वतंत्र पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि ऑप्शन ए सही भौतिक सुविधाएं हो, ऑप्शन बी कड़े अनुशासन हो, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक वातावरण हो, या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई भी नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्रजातांत्रिक वातावरण हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थी कक्षा कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रियाएं करेंगे। स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया का मतलब ये होता है कि बच्चों को ना कक्षा कक्ष में ना आप ना फ्रीडम दोगे, मतलब अगर पढ़ा रहे होंगे ना तो उसका जो भी राय होगा ना उसको भी बोलने का क्या दोगे, अवसर दोगे। उसको क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण। एक जो छात्र है वो किसी भी प्रकार की प्रश्न करने से घबराए मत, शिक्षक से बेझिझक होकर अपना जो डाउट है, अपना जो
प्रॉब्लम है या अपना जो भी सवाल हो स्वतंत्रता पूर्वक पूछ सके उसे क्या कहेंगे, कक्षा कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक जो अंतःक्रिया है वो कहलाता है। ठीक है, और ये स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया कब होगा, जब प्रजातांत्रिक वातावरण हो प्रजा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम खाली स्थान कहेंगे। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी आदत या ऑप्शन डी परिपक्वता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेरणा करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो कार्य जो होगा ना उसको क्या करेंगे, आरंभ करने के लिए और कंटिन्यू जारी रखने के लिए और नियमित उसी को करते रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ता है, हमको मोटिवेशन की ना ज़रूरत होता है जी। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन होता है। अगर आप पढ़ने को कंटिन्यू करना चाहोगे मतलब आरंभ करोगे कि आपका टारगेट होगा कि मुझे सीजी टेट के एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके अलावा क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहला आरंभ करोगे, फिर कंटिन्यू पढ़ते जाओगे और रोजाना पढ़ते रहोगे डेली के डेली। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगा, मोटिवेशन की ना ज़रूरत पड़ेगा जी। हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना अभिप्रेरणा मोटिवेशन करेक्ट हो जाएगा। और अधिगम का मतलब आप लोगों को तो मैंने बताया था ना, अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग या सीखना होता है। उसके अलावा परिपक्वता तो आप लोगों को पता होगा ना, मेच्योरिटी कहलाता है ना। तो इन सारी जो चीज़ें हैं ना उसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, मतलब हिंदी में और प्लस सीडीपी के जो लैंग्वेज है उसमें दोनों में आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़ते हैं। आंतरिक कक्षा कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी मानसिक थकान या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, आंतरिक कक्षा कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है वो क्या कहलाता है। तो आंतरिक कक्षा कक्ष जो कारक है ना वो जो अधिगम को प्रभावित करता है मतलब लर्निंग सीखना को प्रभावित करता है ना, वो रुचि भी प्रभावित करता है, अभिप्रेरणा भी प्रभावित करता है और मानसिक जो थकान है ना वो भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन ए नाटकीय खेल द्वारा, ऑप्शन बी रचनात्मक खेल द्वारा, ऑप्शन सी हास्य भाव द्वारा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है। तो बाल्यावस्था में जो सृजनात्मकता की जो अभिव्यक्ति है ना वो सभी अवस्था में किया जाता है, मतलब नाटकीय खेल द्वारा भी, रचनात्मक खेल द्वारा भी और हास्य भाव द्वारा भी किया जाता है। और अगर बाल्यावस्था की मैं एज की बात करूँ ना तो बाल्यावस्था की जो एज है ना वो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की बाल्यावस्था का एज डिवाइड किया गया है। ठीक है, बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था होगा, पूर्व बाल्यावस्था जो होगा वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष हो जाएगा। उसके अलावा उत्तर बाल्यावस्था होगा और उत्तर बाल्यावस्था जो होगा वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो एज है ना वो उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। और इसमें पूछा है बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति के पूछा है ना, तो बाल्यावस्था में जो सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति नाटकीय खेल द्वारा भी होगा, रचनात्मक खेल द्वारा भी होगा और हास्य भाव द्वारा भी होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व ऑप्शन ए जन्मजात होता है, ऑप्शन बी अर्जित किया जा सकता है, ऑप्शन सी सभी बुद्धिमान व्यक्ति में समान रूप से पाया जाता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक ना इसका मैं आंसर दूंगा आप सभी लोगों को। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अर्जित किया जा सकता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व अथवा एस तत्व है बोले है ना, तो ये जो एस तत्व जो है ना वो अर्जित किया जा सकता है करेक्ट हो जाएगा। और हम लोगों के जो बाल विकास का जो विषय है ना उसमें जो एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक है ना स्पीयरमैन, कौन, तो स्पीयरमैन नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना उन्होंने ना बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने, तो
स्पीयरमैन, स्पीयरमैन को अगर याद रखना है तो आप स्पाइडरमैन याद रख सकते हो, स्पाइडरमैन से स्पीयरमैन आप लोग ले लेना है। और ये जो बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत है ना, इसके अनुसार ना 2 प्रकार के तत्व जो स्पीयरमैन है ना उन्होंने बताया था। सबसे पहला जो तत्व है वो बताया था ना, वो एस तत्व बताया था। क्या? तो एस जो तत्व है ना उसे अर्जित किया जाता है। क्या? तो जो एस तत्व है बुद्धि के ना, उसे अर्जित किया जाता है। और जो दूसरा जो तत्व है ना वो जी तत्व है। क्या? दूसरा जो तत्व होगा वो जी तत्व है, और जिसे ना जन्मजात होता है। क्या? ये जो तत्व है दूसरा जी है ना, वो जन्मजात होता है। जी तत्व को सामान्य जी भी बोला जाता है। क्या? तो जी सामान्य भी बोला जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो जी तत्व है ना वो जन्मजात होता है। ये वाला जो ऑप्शन ए है ना, अगर एस तत्व के बजाय जी तत्व होता ना तो उसे हम लोग जन्मजात लेते, लेकिन एस तत्व दिया है तो ये अर्जित किया जा सकता है। ठीक है। और जी तत्व जो जन्मजात है ना, मतलब आपका कई आदतें जो ऐसे हो गए ना जो जन्मजात आप लोगों को मिलता है, जैसे भूख लगने पर रोना, है ना, और उसके अलावा कई चीज़ें जो है वो जन्मजात आप लोगों को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से कई ऐसे जो तत्व है उसे अर्जित किया जाता है। ठीक है। मतलब अगर कोई चीज़ को सीखना, कोई भाषा सीखना या किसी चीज़ को पढ़ना, वो सारा चीज़ जो है ना वो अर्जित किया जाता है। तो इसी प्रकार के जो अलग अलग तत्व है ना, उसे ना जो स्पीयरमैन है वो द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादन किया है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों में पिछड़ेपन का कारण खाली स्थान हो सकता है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निर्धनता, ऑप्शन सी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों में पिछड़ेपन का कारण खाली स्थान हो सकता है। तो एक जो बच्चा है ना उसमें ना पिछड़ापन का जो कारण है वो दृष्टि दोष हो सकता है, निर्धनता हो सकता है, उसके अलावा दोषपूर्ण जो पाठ्यक्रम है ना वो भी हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यह किस नियम का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, या ऑप्शन डी समानता का नियम। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी तत्परता का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यह किस नियम का उपयोग किया गया है? तो ये जो नियम है ना वो तत्परता का नियम का उपयोग किया गया है जी। मान कर कि चलो एक जो शिक्षक है ना वो कक्षा में ना बच्चों को ना अगर बाल विकास पढ़ा रहे हैं तो बाल विकास पढ़ाने से पहले ना बच्चों से ना उसके बॉडी के बारे में पूछेगा कि बेटा बताओ कि आपकी बॉडी में क्या क्या विकास हुआ है, किस प्रकार से वृद्धि हुआ है, किस प्रकार से विकास होता है, आपका जो मेच्योरिटी डेवलप है वो किस प्रकार से होता है। ऐसे छोटे छोटे जो सवाल है ना वो बच्चों से पूछते हैं, और पूछने से क्या होगा, बच्चों में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होगा जी कि उसका विकास कैसे हुआ। एकाएक आप कल ही तो उठे थे तो आप इतना बड़े थे, आज इतना वजन बढ़ गया, तो कैसे हुआ ये सारा चीज़। तो बच्चों में ना सबसे पहले क्या किया, उस शिक्षक ने जिज्ञासा उत्पन्न किया जी। और ये जो नियम है वो क्या कहलाएगा, तत्परता का नियम कहलाएगा एक शिक्षक के माध्यम से। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तत्परता का नियम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के खाली स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी अभिक्षमता, ऑप्शन सी बुद्धि, या ऑप्शन डी अभिवृद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बुद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालकों के खाली स्थान को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बुद्धि को मापने के लिए, बुद्धि को जानने के लिए ना ये जो चित्र पूर्णता परीक्षा या होल ब्लॉक डिजाइन जो है ना वो किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और बुद्धि को मापने के लिए ना अशाब्दिक परीक्षण किए जाते हैं ना, जिसके माध्यम से जो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है ना वो बालकों में किए जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। बुद्धि को मापने के लिए ब्लॉक डिजाइन परीक्षा किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इनकी उत्पत्ति में चिंतन का परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन सी चिंतन, या ऑप्शन डी तर्क। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे सृजनात्मकता ही ना कहेंगे। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सृजनात्मकता के अंतर्गत ना असाधारण जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं ना, तो उसको हम लोग सृजनात्मकता कहते हैं। अगर हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में ना असाधारण विचार जो उत्पन्न होते हैं ना, किसी साधारण परंपरा या साधारण प्रतिमानों को छोड़ करके असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सृजनात्मकता ही ना कहेंगे। जी हाँ, हम में क्रिएटिविटी के माध्यम से आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं। ऑप्शन ए आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, ऑप्शन बी स्वभाव एवं चरित्र, ऑप्शन सी बाह्य लक्षण एवं स्वभाव, या ऑप्शन डी वंशक्रम एवं वातावरण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वंशक्रम एवं वातावरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं। तो प्रकृति एवं पोषण जो है ना वो संकेत करते हैं वंशक्रम और वातावरण का। वंशक्रम कहने का मतलब यह है कि जो आप लोगों का हेरिडिटी है ना, जो आपके पिताजी से आप में आएंगे, आपसे आपके बच्चों में जो जाएंगे ना, जो जीन होता है वो, या जो ये जो वंशानुक्रम जो होता है वो, जो प्रमुख हैबिटेट जो आदतें होते हैं वो, तो वो सारा चीज़ वंशानुक्रम के अंतर्गत आ जाता है। और वातावरण जो होता है वो प्रकृति एवं पोषण दोनों को संकेत करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना कहलाता है। ऑप्शन ए सामान्यीकरण, ऑप्शन बी आत्मसातकरण, ऑप्शन सी अनुप्रयोग, या ऑप्शन डी सहचर्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों का विकास करना कहलाता है। स्मृति स्तर का जो मतलब है, जो आप लोगों का सोचने समझने की जो क्षमता है ना, मतलब कितना ज़्यादा आप लोग याद कर सकते हो, उसे स्मृति कहते हैं। और स्मृति मतलब याददाश्त के लेकर की जो तथ्य बनेगा ना, उसका जो सूचना आप लोगों को मिलेगा ना, तो उसके आधार पर नवीन ज्ञान या नवीन जो सिद्धांत है ना उसको विकसित करना क्या कहलाएगा? सामान्यीकरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। एक बच्चा साव को वास तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता, वह निम्न में से पीड़ित है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी शब्द उछालने का विकार, ऑप्शन सी डिसलेक्समिया, या ऑप्शन डी डिसमॉर्फेमिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है डिसलेक्सिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक बच्चा साव को वॉस तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता, वह निम्न में से पीड़ित है बोले है ना। तो ये जो बालक है ना वो पीड़ित है, डिसलेक्सिया नामक जो विकार है, जो बीमारी है, उससे पीड़ित है। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब ये होता है कि पढ़ने संबंधी जो विकार होता है, जो ना बीमारी होता है ना, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। जो एक बच्चा होता है ना वो किसी भी प्रकार की जो शब्द है ना उसको साव को वास पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पड़ता है, तो पढ़ने संबंधी जो बीमारी होगा उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा ना एक और जो बीमारी आता है क्या, तो डिसकैलकुलिया कहलाता है। क्या? तो एक और जो बीमारी है वो डिसकैलकुलिया है। और डिसकैलकुलिया जो है ना वो गणितीय संबंधी बीमारी है। अगर किसी को गणित बनाने में टफ लग रहा हो या गणित से उसको समझना है ना, तो उसको ना डिसकैलकुलिया नामक बीमारी है। और डिसकैलकुलिया से क्या आप लोग कैसे समझोगे, तो कैलकुलिया का मतलब क्या होगा, कैलकुलेटर ले लेना सबसे पहले। आप कैलकुलेटर से क्या करते हैं, तो कैलकुलेटर से गणित बनाते हैं। तो कैलकुलेटर से क्या लेना है आप लोगों को, कैलकुलेटर से कैलकुलिया लेना है। क्या? तो डिसकैलकुलिया ले लेना है। ठीक है, और ये जो डिसकैलकुलिया है वो गणितीय संबंधी बीमारी होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा डिसग्राफिया होगा। क्या? तो एक और जो होगा वो डिसग्राफिया होगा। डिसग्राफिया जो है ना वो लिखने संबंधी बीमारी है। क्या? तो लिखने में अगर कठिनाई होगा ना किसी भी चीज़ को ना, तो वो लिखने संबंधी जो बीमारी है उसे हम लोग डिसग्राफिया कहते हैं। और आप लोग ग्राफ कैसे बनाते हो, इस प्रकार से लिख लिख कर बनाते हो ना, तो डिसग्राफिया
किससे आएगा, लिखने संबंधी बीमारी आएगा। ग्राफ क्या करते हो, लिख करके बनाते हो, तो लिखने संबंधी बीमारी डिस्ग्राफिया कहलाएगा, है ना। कैलकुलेटर से क्या करते हो, तो कैलकुलेटर से गणित बनाते हो, तो गणित संबंधी बीमारी क्या होगा, डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। उसी प्रकार से डिसलेक्सिया क्या होगा, पढ़ने संबंधी बीमारी होगा। समझ में आया ना तीनों की तीनों आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब ऑप्शन ए आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, ऑप्शन बी आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, ऑप्शन सी आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए, या ऑप्शन डी उग्र होकर कहेंगे कि उसे जैसा समझ में आता है वैसा करें। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए। तो प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोले हैं, सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है, अगर एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के टाइम में ना वो जो बच्चा है वो प्रश्न पत्र में कुछ ही प्रकार की त्रुटि है उसके संबंध में पूछताछ करना चाहता है, तो क्या करोगे जी आप उसे रुकने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए ना सलाह देंगे। आप बोलोगे ना कि जब तक त्रुटि सुधर ना जाए थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लो बोल करके, है ना, यही ना बोलोगे। या चाहो तो कोई और प्रश्न बना लो तब तक के बोलोगे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है, ऑप्शन ए विद्यार्थी को दंडित करना, ऑप्शन बी उसके पालकों को सूचित करना, ऑप्शन सी अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना, या ऑप्शन डी ध्यान न देना, उपेक्षा करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और ठीक करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। मान के चलो कि कोई भी एक विद्यार्थी है, उसका जो व्यवहार है वो गलत है, अवांछित है ना, तो उसको सुधारने के लिए क्या करोगे, अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाओ कि अगर वो व्यवहार ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और पता लग जाएगा तो उसे ठीक करने के लिए कोशिश करोगे एक शिक्षक होने के नाते। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए अनुभव द्वारा सीखना, ऑप्शन बी शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में, ऑप्शन सी समस्या समाधान, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो जो प्रोजेक्ट विधि से संबंधित जो कथन है ना वो अनुभव द्वारा सीखना करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। समस्या समाधान भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि का जो मतलब होता है वो बच्चों को ना दिखा करके, मतलब चित्रों को ना किसी प्रकार से दिखा करके ना उसको वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से उसको दिखा करके उसका एक्सपीरियंस कराना, मतलब उसको अनुभव कराना, ताकि वो देखेगा, सुनेगा और समझेगा तो बहुत जल्दी सीख पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से 16 का आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, ऑप्शन ए यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है, ऑप्शन बी यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है, ऑप्शन सी यह विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है, या ऑप्शन डी यह विद्यार्थी को सोचने के लिए बाध्य करता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी यह विद्यार्थी को सोचने के लिए बाध्य करता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो निम्नलिखित में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो जो खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली है ना उसका जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो यह विद्यार्थी को सोचने के लिए बाध्य करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा आप लोगों को ना ये जो खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली है उसके बारे में बताऊँ कि एक्चुअल में ये है क्या ना, तो खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का
तात्पर्य जो है ना वो परीक्षा के समय छात्रों द्वारा पुस्तकों को अपने साथ रखने तथा उन्हें देखने की अनुमति देना। मतलब आप तो बोलोगे सीधा सीधा ये तो चीटिंग करना हो गया, लेकिन खुली पुस्तक प्रणाली ना जो परीक्षा प्रणाली है उसका मतलब यही होता है कि परीक्षा के टाइम में ना बच्चों को ना पुस्तक भी साथ में देना और पुस्तक को देख करके ना वो सेम टू सेम छापे नहीं, वो अपने अनुसार लिखे, उसको अपने अनुसार ट्रांसलेट करके अपने भाषा में जो लिखता है ना उसे हम लोग खुली परीक्षा प्रणाली कहते हैं, मतलब खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन ए उत्तम पालक बालक संबंध, ऑप्शन बी उच्च बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी उत्तम विद्यालय वातावरण या ऑप्शन डी सीखने की इच्छा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सीखने की इच्छा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है, और अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है, बताया था ना। तो लर्निंग या सीखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होगा? सीखने की इच्छा होना जरूरी होगा ना जी। हैं, अगर आपको किसी चीज़ को करने की इच्छा होगा तभी ना आप अच्छे से किसी चीज़ को उस चीज़ को कर पाओगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह ऑप्शन ए बाह्य अभिप्रेरणा है, ऑप्शन बी आंतरिक अभिप्रेरणा है, ऑप्शन सी प्रशंसा प्राप्ति के लिए या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई भी नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंतरिक अभिप्रेरणा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा, मतलब इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा जी। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको कोई बुक दे दूं और आप उस बुक को पढ़ोगे और पढ़ करके ना अपने आप खिलखिला करके हंसने लगोगे, तो ये हंसने का कारण क्या होगा? आपको आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब जो इंटरनल मोटिवेशन है वो मिला है ना, क्योंकि आप किताब को पढ़ने के लिए इतना खो गए हो कि उसी में ही लगे हो और उस किताब को ना पढ़ करके आप प्रसन्न हो रहे हो। आपका जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, जो आंतरिक मोटिवेशन है वो आप लोगों का जगेगा ना जी। हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार समायोजित करता है, वह करता है। ऑप्शन ए अधिगम का आकलन, ऑप्शन बी अधिगम के जैसा आकलन, ऑप्शन सी अधिगम के लिए आकलन या ऑप्शन डी अधिगम पर आकलन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अधिगम के लिए आकलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार समायोजित करता है। तो एक जो शिक्षक है वो कि जो विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी है उसके जो कार्य को एकत्रित करता है, मतलब उसके कार्य को समझता है, और समझने के बाद ना वो जो अगले पाठ में जो पढ़ाएगा ना उसको पढ़ाने से पहले अपने आप में क्या करेगा, उसमें ना समायोजित करेगा कि क्या क्या बच्चों को पढ़ाना और क्या नहीं पढ़ाना है ना। तो ये जो योजना बनाएगा ना तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम के लिए आकलन ही ना कहलाएगा जी। हैं, मतलब आगे जब क्लास में लूँगा तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या किया, बच्चों का आकलन किया कि बच्चों को क्या क्या समझ में आता है, क्या समझ में नहीं आता है, कितना सरल में पढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए पहले मैं आकलन किया। उसके बाद ना अधिगम करा रहा हूँ, मतलब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उसके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह खाली स्थान का उदाहरण है। ऑप्शन ए अनौपचारिक निरीक्षण, ऑप्शन बी असहभागी निरीक्षण, ऑप्शन सी औपचारिक निरीक्षण या ऑप्शन डी सहभागी निरीक्षण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सहभागी निरीक्षण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उसके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह खाली स्थान का उदाहरण है। तो ये जो सहभागी का ही ना निरीक्षण होगा जी। हैं, सहभागी निरीक्षण का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक जो होता है ना वो बच्चों का जो समूह होता है उसका एक अभिन्न अंग बनता है और अभिन्न अंग बन करके ना अपने साथ में रह करके बच्चों की जो व्यवहार है ना उसकी जानकारी प्राप्त करता है, उसका
अवलोकन करता है तो ये सहभागी निरीक्षण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, खाली स्थान है। ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन बी बाल अपराधी, ऑप्शन सी पिछड़ा बालक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बाल अपराधी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जाए। तो समाज विरोधी अगर कहा जाएगा ना तो वो बाल अपराधी ही ना कहलाएगा। जी हाँ, समाज विरोधी कोई व्यक्ति कब होता है? जब वो किसी प्रकार के अपराध करता है, किसी प्रकार की गंदा हरकत करता है ना, तभी ना वो अपराधी बनता है, समाज का विरोधी होता है। और समाज का विरोधी अपराधी ही ना होगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मस्तिष्क संस्तंभ, ऑप्शन बी मांसपेशीय डायस्ट्रोफी, ऑप्शन सी एथिटोसिस या ऑप्शन डी एटाक्सिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मांसपेशीय डायस्ट्रोफी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का प्रकार नहीं है? मस्तिष्कीय पक्षाघात का जो प्रकार नहीं है ना वो मांसपेशियां डायस्ट्रोफी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो है ना वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होगा वो एथिटोसिस हो जाएगा, दूसरा होगा वो एटाक्सिया हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा वो मस्तिष्क संस्तंभ हो जाएगा, और चौथा जो होगा ना वो मिक्सड हो जाएगा। क्या? चौथा जो है वो मिक्सड हो जाएगा। तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो है ना वो 4 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का जो प्रकार नहीं है बोला है ना तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन बी अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था, ऑप्शन सी विषय वस्तु की प्रकृति या ऑप्शन डी पुनर्बलन की व्यवस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु की प्रकृति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब पढ़ने पढ़ाने और सीखने से ना संबंधित नहीं है। विषय वस्तु की प्रकृति जो है ना वो पढ़ने पढ़ाने और प्रक्रिया इसकी जो है ना उससे संबंधित नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन बी परंपरागत अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत या ऑप्शन डी अधिगम का क्षेत्र का सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक उत्तेजना समान अनुक्रिया करना सीखना ही अधिगम है। यह कथन किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत है वो परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, ये आप लोगों को याद रखना है। अस्वाभाविक उत्तेजक बोला है जी, अस्वाभाविक उत्तेजक मतलब जो ऑटोमेटिकली जो उत्तेजक आता है ना हम लोगों में, मतलब जो गुस्सा टाइप से जो आता है ना उसको जो स्वाभाविक उत्तेजक है वो समान अनुक्रिया करना सीखना है। मतलब जो स्वाभाविक उत्तेजक जो आता है मतलब स्वाभाविक जो गुस्सा आता है उससे हम लोग बहुत कुछ सीख पाते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना होता है। ठीक है, लर्निंग होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। तो वो किसके कारण होता है? परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत के कारण भी होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान
ध्यान से पढ़िए। छुपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन ए अभिप्राय व्यवहार, ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी समस्या समाधान या ऑप्शन डी प्रयोग करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वस्तु स्थायित्व करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करता है। तो एक जो शिशु है ना वो कोई भी चीज़ जो छुपा हुआ है उसे ढूंढ कर निकाल लेता है ना, तो वह वस्तु स्थायित्व की ओर संज्ञानात्मक जो होता है ना वस्तु स्थायित्व ना, तो उसकी दक्षता प्राप्त करने लगा है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो वस्तु स्थायित्व जो है ना उसको स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जीन पियाजे जो है ना उन्होंने इसका जो थ्योरी है वो दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। जीन पियाजे द्वारा ना वस्तु स्थायित्व का ना जो सिद्धांत है वो प्रतिपादन किया था, इसका थ्योरी दिया था, ठीक है। और वस्तु स्थायित्व ना में एक जो बच्चा है ना वो कोई भी छिपी हुई जो वस्तु होता है उसको ढूंढ करके निकाल लेता है, और ये जो ढूंढ निकालने की जो संज्ञानात्मक जो उसका कार्य है ना तो उसमें दक्षता प्राप्त करता है, वो वस्तु स्थायित्व जो होता है उसमें दक्षता प्राप्त करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा है ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी मोरसो एवं बीको का, ऑप्शन सी क्रो एवं क्रो का या ऑप्शन डी गैरिसन एवं अन्य का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए स्किनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रम के द्वारा उनका सामना करना चाहिए, यह परिभाषा है। तो ये जो परिभाषा है ना स्किनर ने दिया था, यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा चाहो ना तो इसे अपने नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, ऐसे जो परिभाषा ना वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। सीखने का अर्थ है ऑप्शन ए आदतों का अर्जन है, ऑप्शन बी ज्ञान का अर्जन है, ऑप्शन सी अभिवृत्तियों का अर्जन है या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। सीखने का अर्थ है तो सीखना जो है वो आदतों का अर्जन भी कहलाता है, ज्ञान का अर्जन भी कहलाता है और अभिवृत्तियों का भी अर्जन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है। ऑप्शन ए प्रतिभा, ऑप्शन बी प्रतिभा गुण, ऑप्शन सी अपसारी चिंतन या ऑप्शन डी त्वरण। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन करेक्ट हो जाएगा। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि जो घटक संबंधित है बोला है ना, तो ये सारे के सारे जो घटक है जो धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता, लचीलापन जो है ना वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 30 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, ऑप्शन बी मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए, ऑप्शन सी श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है, मूल्यांकन को बोला है जी, तो मूल्यांकन जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, तो मूल्यांकन किया तभी ना 45 अंक प्राप्त किया, जी हैं। मोहन ने अंग्रेजी में 38% प्राप्त किया, तो 38% प्राप्त कब किया जाएगा, जब मूल्यांकन करेंगे तब ना उसका 38% प्राप्त किया जाएगा। उसके अलावा श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की, तो श्याम जो है वो परीक्षा दिया मतलब मूल्यांकन लिया तभी ना वो जो प्रथम श्रेणी वो भी प्राप्त किया। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा।